Hello everyone. So today we are going to cover the to the point current affair of economics. एंड एज यू नो ये हमारा पूरा टू द पॉइंट करंट अफेयर का सीरीज चला है जो आपको हेल्प करेगा करंट अफेयर कवर करने में, विच इज प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। अब ये अगर पीडीएफ को आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे वेबसाइट के में लिंक के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं या ऐप के थ्रू भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट 29 रुपीज़ में ये कंप्लीट पीडीएफ जो है आप ले सकते हो। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, क्लियरिंग कॉरपोरेशन। सो दिस क्लियरिंग कॉरपोरेशन ये सेबी के अंडर आता है। ये एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है विच इज डूइंग वर्क इन सम स्पेसिफिक प्रॉपर जो है स्पेसिफिक स्ट्रीम में ये काम करता है। बट बिफोर दैट वी शुड नो अबाउट द सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये 1990 में एस्टेब्लिश हुआ था। 1992 में इन्होंने फॉर्मली तरीके से अपना काम करना स्टार्ट किया था। अब ज़रूरत क्यों हुई थी? स्टॉक एक्सचेंज में हम सिक्योरिटीज को बाय और सेल करते हैं। Whenever we are buying and selling the securities, then there need to be one common mechanism so that वो कंट्रोल कर पाए सब तरीके की ट्रांजेक्शन्स को, एंड देयर नीड टू बी अ चेक ओवर दोज ट्रांजेक्शन कि कहीं किसी तरीके की डिस्क्रिपेंसी तो नहीं हो रही है। ऑल्दो हर्षद मेहता के केस ने इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस के बनने में एक वी कैन से इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया है, बट इट इज नॉट स्पेसिफिकली एज अ रिजल्ट ऑफ द हर्षद मेहता केस, जिसमें कि शेयर जो है उनके केस में बहुत बड़ा एक स्कैम हुआ था। तो अब बेसिकली जब हमने सेबी को एस्टेब्लिश किया स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, तब हमारा ऑब्जेक्टिव था दैट की जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो ऑल दोज पर्सन हु वांट्स टू बाय द शेयर्स वो भी रजिस्टर होंगे अंडर द सेबी, एंड ऑल दोज पर्सन्स जो बाय लाइक सेल करना चाहते हैं या ऑल दोज कंपनीज जो अपने शेयर्स को सेल करना चाहती हैं वो भी अपने स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के पोर्टल पर रजिस्टर होंगी, एंड देन उनको ऑथेंटिकेशन सेबी प्रोवाइड करवाएगा। सो दिस इज द काइंड ऑफ मैकेनिज्म प्रोवाइडेड बाय द सेबी। अब हाल फिलहाल में सेबी क्या कर रहा है? सेबी इज प्रोवाइडिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द क्लियरिंग कॉरपोरेशन। सो हाल फिलहाल में सेबी में एक बेसिकली कमेटी बनाई गई, एंड दैट कमेटी इज सेटअप बाय द डेप्यूटी गवर्नर उषा थ्रोट, जो कि फॉर्मर आरबीआई जो है डेप्यूटी गवर्नर रह चुकी हैं। उन्होंने इवैल्यूएट किया कि क्लियरिंग जो कॉरपोरेशन है उसकी ओनरशिप और उसका जो फाइनेंशियल फ्रेमवर्क है वो किस तरीके से होना चाहिए। अब पहले हम जान लेते हैं क्लियरिंग कॉरपोरेशन काम क्या करता है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, क्लियरिंग कॉरपोरेशन जो है वो एक वाइटल रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि उसमें उनको जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको हैंडल करना होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आज आपने कोई किसी सिक्योरिटीज के शेयर्स को बाय किया है, तो नाउ सेबी इज हैविंग द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ T+1, मतलब द डे जब आपकी ट्रांजैक्शन होगी उसके बाद आपकी ट्रांजैक्शन कब क्लियर होगी, एंड क्लियर होने के बाद आपके पास आपके अकाउंट में शो होगा दैट आपने 10,000 सिक्योरिटीज बाय कर ली हैं, तो उसके लिए 1 डे लगेगा। तो मतलब आज आपने ट्रांजैक्शन करी है, सपोज कीजिए आज सैटरडे है, तो आज आपने ट्रांजैक्शन करी है, उसके बाद 1 डे जो है और लगेगा, मीन्स संडे, एंड देन मंडे को जो है आपके यहाँ पर शो होगा। वन मोर थिंग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सैटरडे एंड संडे को स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बंद रहती है, ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल लेकर बता रही थी। इस तरीके से T+1 का एक जो है बेसिक मैकेनिज्म रहता है, जब आपने ट्रांजेक्शन करी उसमें 1 दिन और लगेगा, नेक्स्ट डे आपको शो होगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इफ आपने फ्राइडे को कोई भी ट्रांजेक्शन करी है, तो वो आपके अकाउंट में जब मंडे को स्टॉक मार्केट ओपन होगा तो तब वो आपके अकाउंट में शो होगी। अब सेबी ने इस बेसिक टाइम पीरियड को कम कर दिया है। इससे पहले T+2 हुआ करता था कि आज ट्रांजैक्शन हुई है, आफ्टर 2 डेज आपके अकाउंट में शो होगा कि आपको वो शेयर्स मिल चुके हैं। इससे पहले T+14 होता था कि 14 डेज तक का टाइम पीरियड जाता था जब आपके पास सिक्योरिटीज जो हैं वो क्रेडिट होते थे। फाइन, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप पेन बाय करने गए हो, आपने पैसा दे दिया, पेन आपको मिल गया, ये क्या हुआ, ऑन द स्पॉट ट्रांजैक्शन हो गई। बट सिक्योरिटी मार्केट में क्या होता है, आज आपने सपोज करो पेन लिया, वो पेन आपको कल का दिन छोड़ के परसों को डिलीवर होगा।
This is the kind of mechanism of the clearing system. Now clearing corporation के ऊपर ही ये एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको मैनेज करना होता है स्टॉक मार्केट में. स्टॉक मार्केट इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन द प्रोविजन कि एक जगह पे अगर आप बाय कर रहे हो तो दूसरी जगह पे सेल हो रहा है. तो इफ आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, सिक्योरिटीज आए हैं, किसी और के अकाउंट में माइनस होगा, डेबिट होगा कि उनसे सिक्योरिटीज गई हैं. तो देयर इज अ प्लस एंड माइनस. उसके लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक हेड की तरह काम करता है कि वो चेक करता है यहाँ प्लस हुआ है तो फॉर श्योर कहीं ना कहीं माइनस हुआ होगा. इससे डबल चेक और इंश्योर रहता है कि किसी तरीके की डिस्क्रिपेंसीज नहीं हुई होगी. सो दिस इज द मैकेनिज्म. अब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. सो द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन, स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन रेगुलेशन 2018, दे गवर्न द ओनरशिप एंड द गवर्नेंस फ्रेमवर्क ऑफ द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन. मीन्स कि वहाँ पर कौन हेड होना चाहिए, उन पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, वो सब यहाँ पर शो होती हैं. फाइन, अब चलिए आगे देख लेते हैं. सो what are the basic need to for the clearing corporation? as अभी तो एक मैंने आपको बताई, it ensure double check the transaction. साथ ही साथ ये हेल्प करता है रेजिलियंस में और इंडिपेंडेंसी जो है वो क्रिएट करने में. इसके साथ साथ जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है वो हेल्प करता है कि इसमें जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं और उसके साथ साथ जो भी इन शेयर्स की एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की जो ओनरशिप है वो मेंटेन रहे. मींस कि उसमें एक प्रॉपर जो है डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज जो है वो होना चाहिए. ओके, सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू दिस न्यूज़. आई होप आपको क्लैरिटी से समझ में आ गया होगा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम क्या होता है, सेबी का वर्क प्रोफाइल क्या है, और साथ ही साथ यहाँ अभी न्यूज़ में क्या रहा था कि सेबी ने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के ओनरशिप और उसकी मैनेजमेंट, उसकी गवर्नेंस के लिए कमेटी बनाई थी जो बताएगी कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जिसके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट दे हैव टू चेक द ट्रांजैक्शन, क्या वो अपनी इन वर्क को प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर पाती है या नहीं. फाइन, ओके. नेक्स्ट आपका हेडिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज़ एंड दिस न्यूज़ इज रिलेटेड टू द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स. अब रिसेंटली इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया उन्होंने न्यू गाइडलाइंस इशू करी है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के लिए. एज द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल दे आर गोइंग टू बी लिक्विडेटर या बैंक्रप्सी ट्रस्टीज. सो हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट इंसॉल्वेंसी होता क्या है, व्हाई इज देयर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल. सो वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में जान लेते हैं. ओके, सो पहले तो आप ये जान लीजिए देयर इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड. which comes under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. तो बेसिकली क्या होता है, कोई भी एक बैंक जो है, कोई भी एक बैंक दे यूज टू गिव लोन. ठीक है, लोन किसको देते हैं, लोन वो देते हैं कॉर्पोरेट्स को. सो बैंक यूज टू प्रोवाइड लोन टू द कॉर्पोरेट्स. अब ये जो कॉर्पोरेट्स हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेट अस सपोज जो बैंक है उन्होंने लोन दिया है, कितना लोन दिया है, सपोज कीजिए 500 करोड़ का लोन दिया है. To whom? To the company. Now this is the responsibility of the corporate to pay back this loan. अब bank had that assumption in their mind or a kind of expectation in their mind that ये जो company है ये 500 करोड़ रुपीस will pay back to them with interest, कि 500 करोड़ रुपीस भी वापस करेंगे और इंटरेस्ट के साथ वापस करेंगे. ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है, कभी कभी ये कंपनीज क्या करती हैं, ये डिफॉल्ट कर लेती हैं और पैसा वापस नहीं करती हैं. तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो ये अजम्पशन थी बैंक की कि बैंक की जो ये लोन के फॉर्मेट में एसेट है दैट विल ब्रिंग इनकम फॉर देम, ये अजम्पशन जो है उनकी ऐसे ही रह जाती है. इट मीन्स दैट डिफॉल्ट हो चुका है. एंड ये जो एसेट है जिसके ऊपर की पैसा नहीं मिल रहा है दैट वुड बी कॉल्ड एज द एनपीए. अब क्या होता है, बैंक को अपना पैसा कंपनी से निकलवाना होता है जिसमें बैंक सर्विसेज लेता है इस तरीके की एजेंसीज की,
और इन्हीं सर्विसेज को प्रोवाइड करवाने के लिए एंड एनपीए ना हो बैंक को, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनवाने के लिए बेसिकली क्या किया गया है, आईबीसी कोड जो है वो जनरेट किया गया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। नाउ अगर कोई भी कॉर्पोरेट या कोई भी इंडिविजुअल इफ दे आर नॉट एबल टू पे, if they are not able to pay money back, if they are not able to pay money back, then they would be called as insolvent. If bank declared them, if bank declared them insolvent, then they would be called as bankrupt. Hope it is clear to you. These are the two terms. अब बेसिकली क्या हुआ है, आईबीसी कोड जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से निकाले गए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए कि अगर कोई भी बैंक का पैसा कोई कंपनी डिफॉल्ट कर लेती है तो बैंक क्या प्रोसीजर के थ्रू अपना पैसा वहां से रिकवर करवाने की कोशिश करेगा, कितने डेज के लिए उनको रेजोल्यूशन प्लान बनाकर दिया जाएगा, कब तक उनको जो है वो काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि कैसे कैसे उनको ये प्रोसीजर जो है कंप्लीट करनी है। अंडर दिस आईबीसी कोड 2016 बैंकों को बोला गया है, आईबीसी के अंडर बोला गया है दैट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश करना है, IBBI। सो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये एस्टेब्लिश करना है। ये बोर्ड में क्या होंगे, यहां पर होंगे इंसॉल्वेंसी पर्सनल, जिनका काम होगा क्या, ये प्रोफेशनल होंगे जिनका काम होगा रेजोल्यूशन प्लान क्रिएट करवाना। अब रेजोल्यूशन प्लान क्या होता है ये जान लेते हैं। अब सपोज कीजिए देयर इज वन कंपनी और इस कंपनी ने 500 करोड़ का डिफॉल्ट कर लिया है, दिस कंपनी इज नॉट एबल टू पे बैक द मनी, ठीक है, सो दे आर नॉट एबल टू पे बैक द मनी, ये वापस नहीं कर पा रहे हैं। उस केस में अब क्या होगा, क्या इस कंपनी को शट डाउन कर दिया जाए, क्या इस कंपनी को टाइम दिया जाए, क्या इस कंपनी के लोन को लोन मोरेटोरियम पर डाल दिया जाए, मीन्स कि इनको बोल दिया जाए वी आर फ्रीजिंग द टाइम पीरियड कि जब तक आपको पे करने की जरूरत नहीं है। तो इनमें से क्या क्या कंडीशन जो है वो होनी चाहिए। अब बेसिकली क्या हुआ है दैट कि ये पूरा का पूरा प्रोसीजर में क्या स्टेप लिया जाए उसको देखने के लिए हमें प्रोफेशनल्स की जरूरत है, एंड दीज प्रोफेशनल्स आर बीइंग प्रोवाइडेड और बीइंग टोल्ड टू अस कि ये होंगे आईपीज, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, जो क्या करेंगे, जो चेक करेंगे कि क्या रेजोल्यूशन प्लान होना चाहिए, व्हाट शुड बी द आइडल कोड ऑफ बिहेवियर या आइडल कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, ये चेक करते हैं। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स द न्यूज, देख लेते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। सो रिसेंटली IBBI जो अभी हमने किया था उन्होंने न्यू गाइडलाइंस दी है कि अब अगर हमें इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करना है तो उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हम जो है वो यूज करेंगे। सो सबसे पहला आ जाता है अंडर द न्यू गाइडलाइन अ पैनल ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स दे विल बी सेट अप विद द वैलिडिटी ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ की वैलिडिटी के तौर पर जो है ये हम उनको लाइक वी वुड कॉल देम कि उनका जो पैनल बनाया जाएगा वो 6 मंथ के लिए बनाया जाएगा। नेक्स्ट जो क्वालिटी है पैनल के लिए या कब हम किसी भी पैनल को क्वालिफाई करेंगे कि हाँ दिस पैनल कुड बी देयर, उसके लिए जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं दे उनके ऊपर किसी भी तरीके का डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स ना हुई हो पिछले 3 सालों से। साथ ही साथ जो पैनल है वो would be prepared based upon the volume of उनका जो भी completed assignment है उसके बेसिस पे देखा जाएगा। साथ ही साथ पैनल जो है वो NCLT और DRT जो है उनके साथ में काम करेगा ताकि प्रॉपर तरीके से वर्क हो। उसमें आप ये समझ लीजिए, सपोज कीजिए अगर हमें प्रोसीडिंग्स जो हैं वो करनी है किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में, मतलब कि सब एग्जाम्पल के तौर पर कोई इंडिविजुअल जिसने कि बैंक से पैसा उठाया है और डिफॉल्ट कर लिया है तो उसके लिए उसका केस कहाँ होगा, DRT में। ऐसे ही सपोज कीजिए कोई एक कंपनी है उसने डिफॉल्ट कर लिया है तो उसका केस चलेगा NCLT में।
अगर कोई जो है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है तो उनका केस चलेगा एनसीएलटी में, और अगर कोई अनलिमिटेड पार्टनरशिप है तो उनका केस होगा डीआरटी में। इसी वजह से जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होगा उनको डीआरटी और एनसीएलटी के कॉम्बिनेशन में जो है वो काम करना होगा। सो लेट्स सी, द पैनल विल बी शेयर्ड विद द एनसीएलटी एंड डीआरटी टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिले। साथ ही साथ में जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं दे विल होल्ड एन अथोराइजेशन फॉर द असाइनमेंट, जो कि वैलिड होगा 6 मंथ के लिए, अभी हमने यहाँ पर देखा था। IBBI जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर जो है ऑपरेट करती है। वाई? बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो कि कंपनी के परस्पेक्टिव से बनाई गई है। साथ ही साथ में इनका जो एम है वो है एफिशिएंसी को इनहेंस करना एंड टू प्रोवाइड ए पूल ऑफ क्वालिफाइड प्रोफेशनल सो दैट हम इमीडिएटली जो है अपॉइंटमेंट करवा पाए। सो दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। फाइन, ओके, नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सिस्टम फॉर द पेंशन and the administration रक्षा, and this is basically called as SPERSH. So वैसे भी आपका आ जाता है that this term is in the news, is related to what? तो SPERSH is something which is related to the pension administration. So पेंशन को एडमिनिस्टर करने के लिए एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट बनाया गया है। द नेम ऑफ दैट एप्लीकेशन इज स्पर्श, जहाँ पर हम एडमिनिस्ट्रेटिव वे से मैनेज करते हैं दैट हाउ वी आर गोइंग टू होल्ड ऑन द डिसबर्समेंट ऑफ द पेमेंट। अगर कोई पेंडिंग है तो उसको भी हम वहाँ पर चेक करेंगे। सो देख लीजिए, रिसेंटली द डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उन्होंने एक MOU साइन किया है काफ़ी सारे बैंक्स के साथ, ताकि हम स्पर्श सर्विस सेंटर बना सके। स्पर्श हम एक ऐप बनाएंगे, एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन होगा जहाँ पर बाकी सब बैंक कनेक्टेड होंगे और गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पैसा आएगा, बैंक्स के थ्रू वो जो है ट्रांसफ़र होगा जिन का भी अकाउंट है, जिनको भी पेंशन मिलती है उनको। सो ये क्या है? ये एक इंटीग्रेटेड वेब बेस्ड सिस्टम है फॉर द ऑटोमेशन ऑफ सैंक्शन एंड डिसबर्समेंट ऑफ द डिफेंस पेंशन। ये फोकस करेगा ऑन एफिशिएंसी, रिस्पॉन्सिवनेस और ट्रांसपेरेंसी पे, क्योंकि पता रहेगा कि कहाँ कितना अमाउंट का डिसबर्समेंट हो चुका है। इसके अलावा ये जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम है, it would claim, it would credit the pension directly into the bank account. सो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी के साथ साथ इट विल प्रोवाइड सम लास्ट माइल कनेक्टिविटी टू द पेंशनर, क्योंकि उनको डिटेल रहेगी कि उनका पैसा आ चुका है, पैसा उनको मिलेगा नहीं मिलेगा, किस तरीके से चीज़ें जो हैं आगे कंटिन्यू होगी, तो वो पहले से ही उनका डिटेल इंफॉर्मेशन जो है उनके पास अवेलेबल होगी। साथ ही साथ में इस सेंटर के थ्रू डिफेंस पेंशनर जो हैं वो अदर सर्विसेज भी हैंडल कर पाएंगे, लाइक इफ दे वांट टू अपडेट देयर प्रोफाइल, इफ दे वांट टू रजिस्टर ग्रीवांसेस, इफ दे वांट टू हैव द आइडेंटिफिकेशन या डेटा वेरिफिकेशन करना है तो वो भी इस पोर्टल के थ्रू हो सकता है। सो दिस पोर्टल इज डेडिकेटली टूवर्ड्स द पेंशनर, ताकि हम उनकी लाइफ को बेटर तरीके से बना पाए, बिकॉज थ्रू आउट द ईयर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बने हैं, एंड नाउ इफ ड्यू टू द लैकिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन दे आर नॉट एबल टू टेक द बेटर सर्विसेज ऑन टाइम। सो ये काइंड ऑफ एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करेगा फॉर देयर चाइल्ड ऑल्सो, कि वो भी आगे जो है सर्विसेज में एंटर करे। सो दैट्स वाई ये हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के लिए हमने जो है ये पोर्टल क्रिएट किया है। ओके, सो थैंक यू सो मच।